दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिस्कशंस या आर्ग्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि काफी ज्यादा साइंटिफिक टर्म्स को यूज किया जाता है और उस सिचुएशन में ना तो आप उस आर्ग्यूमेंट को खत्म कर पाते हो और ना ही आप उस डिस्कशन में हिस्सा ले पाते हो। अब ऐसी सिचुएशन में आपके मन में ये सवाल आता होगा कि अगर मुझे साइंस के बेसिक्स के बारे में पता होता तो शायद मैं उस आर्ग्यूमेंट से बाहर निकल सकता या फिर उस डिस्कशन का हिस्सा बन सकता। तो चिंता मत कीजिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस के उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे जिसके बारे में अगर आपको पता है तो आप किसी भी आर्ग्यूमेंट से बच सकते हैं और किसी भी डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं। तो मेरा नाम है एजे, आप देख रहे हैं एजे टॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। Biggest ever computer model of the evolution of the universe. A deal has been struck for the UK to rejoin the European Union's flagship scientific research programme. Rejuvenated the skin cells taken from a 53-year-old woman. There's dark energy responsible for the accelerated expansion of the universe. किसी भी साइंटिफिक मेथड के 5 हिस्से होते हैं: ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। ऑब्जर्वेशन किसी भी साइंटिफिक मेथड का सबसे पहला स्टेप होता है जिसमें कि किसी भी फेनोमेनन को नोटिस या डिस्क्राइब किया जाता है। इस स्टेप में उन सवालों को जमा किया जाता है जिन सवालों के ऊपर ये रिसर्च होने वाली है। दूसरा स्टेप होता है हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस में एक टेस्टेबल प्रेडिक्शन या कहीं एक्सप्लेनेशन को तैयार किया जाता है जिसके ऊपर अब एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे और ये एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। तीसरा स्टेप जो होता है वो है एक्सपेरिमेंटेशन। अब एक्सपेरिमेंटेशन में हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। इससे होता यह है कि जितने भी हाइपोथेसिस उस फेनोमेनन के ऊपर बनी हुई हो उन सभी को वन बाय वन एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है एनालिसिस। एनालिसिस में एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू जितने भी रिजल्ट्स आए हैं उन सभी हाइपोथेसिस के रिजल्ट्स को एग्जामिन किया जाता है या कहीं चेक किया जाता है और उसके बाद जो सबसे ज्यादा सेंस बनाता है उसे कंक्लूजन फेज की तरफ भेज दिया जाता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में उस पूरे के पूरे साइंटिफिक मेथड की एक समरी होती है जिसमें कि ये सब बताया जाता है कि ऑब्जर्वेशन क्या था, उसके हाइपोथेसिस क्या क्या बने, फिर एक्सपेरिमेंट कौन कौन से किए गए एंड उसको एनालाइज करके कौन सी थियरी सबसे ज्यादा सेंस बनाती है और इसी तरीके से एक टेस्टेड थियरी जन्म लेती है। फिजिक्स के बेसिक लॉज भी आपको पता होने चाहिए अगर आपको किसी साइंस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना होता है। तो पहले लॉज जो कि आपको पता होने चाहिए वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये बेसिकली 3 लॉज होते हैं जिसमें कि पहला लॉ कहता है कि अगर कोई भी चीज रेस्ट पे है या मोशन में है तो वो तब तक रेस्ट में या मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती है। इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फोर्स हमेशा मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। मास को अगर आसान शब्दों में समझे तो ये किसी भी बॉडी की मैटर क्वांटिटी होती है। अब अगर वही बात करें एक्सेलरेशन की तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, जिसको कि आप आसान शब्दों में चेंज इन स्पीड भी कह सकते हैं। लेकिन बस इतना ध्यान रखें कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। वेलोसिटी और स्पीड में बस फर्क इतना होता है कि वेलोसिटी की कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है जबकि स्पीड की नहीं होती है। अब बात करें अगर न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तो उसके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्स को डिनोट करते हैं। अगर इसको एग्जाम्पल की मदद से समझे तो अगर आप किसी भी दीवार को धक्का देते हैं यानी कि आप किसी दीवार पर फोर्स को एक्सर्ट करते हैं तो उतनी ही फोर्स वो दीवार भी आप पर लगाएगी यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब दूसरा लॉ है द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इस लॉ को भी सर आइजैक न्यूटन ने ही फॉर्मुलेट किया था। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो इसको समझने के लिए मैं आपकी इमेजिनेशन की थोड़ी सी मदद लूंगा। इमेजिन कीजिए कि आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि एक बॉल और अर्थ। अब न्यूटन का मानना था कि हर एक ऑब्जेक्ट जिसके पास एक मास है वो हर उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा जिसके पास भी मास हो। तो इस केस में अर्थ उस बॉल को अपनी तरफ खींचेगा लेकिन वो बॉल भी अर्थ को अपनी तरफ खींचेगी। अब इस पुल की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है 2 चीजों पे। पहला कि उन ऑब्जेक्ट्स का मास कितना है और दूसरा कि उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, क्योंकि जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ही ज्यादा उसका ग्रेविटेशनल पुल होगा और जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर होंगे
उतना ही कम उनका ग्रेविटेशनल पुल होगा। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारा अर्थ सूर्य के इर्द गिर्द घूमता है और जिस इमेजिनरी लाइन में वो घूमता है उसे एक्सिस कहते हैं। अब जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे थोड़ा सा टिल्टेड होता है। अब इसकी वजह से जब अर्थ सन के अराउंड घूमता है तो अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट को साल के डिफरेंट समय में एक्सपीरियंस करते हैं, जिसकी वजह से जो भी पर्टिकुलर एरिया सन की तरफ ज्यादा रहता है तो वहां पर ज्यादा सनलाइट पहुंचती है और उस वजह से वार्मर टेम्परेचर्स उस एरिया में होते हैं और वो मौसम समर कहलाता है। ठीक उसी तरीके से जो एरिया उस समय सन से सबसे ज्यादा दूर रहता है, यानी कि वहां सबसे ज्यादा कम सनलाइट पहुंचती है और वो काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है, इसीलिए उस एरिया में विंटर होता है। अब अगर वही बात करें स्प्रिंग और ऑटम सीजन की, तो उस समय जो अर्थ का टिल्ट होता है वो ना सन से ज्यादा दूर होता है और ना ही सन के ज्यादा पास होता है, तो इसलिए इन दोनों सीजन्स में टेम्परेचर नॉर्मल रहता है और हम एक माइल्डर वेदर को एक्सपीरियंस करते हैं। तो यही रीजन होता है कि अर्थ पे डिफरेंट सीजन्स आखिर कैसे क्रिएट होते हैं। अब आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में भी पता होना चाहिए। सबसे पहले आती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि एक ऑब्जेक्ट में जनरेट होती है जब वो मोशन में होता है। दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड होती है उसकी पोजीशन या स्टेट की वजह से। फॉर एग्जांपल, एक स्ट्रेच्ड रबर बैंड में पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कि उसको छोड़ने पर रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी को हीट एनर्जी भी कहा जाता है। ये किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है जो कि उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से जनरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक हॉट कप ऑफ कॉफी में थर्मल एनर्जी होती है। नेक्स्ट एनर्जी है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स के बीच में स्टोर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी खाना केमिकल एनर्जी को कंटेन करता है और हमारी बॉडी इस एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट एनर्जी है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से रिलीज होती है। जो एटम्स होते हैं उनके भी छोटे स्तर पर उनके सेंटर में एक चीज एग्जिस्ट करती है जिसको कि न्यूक्लियस कहते हैं। जब वो न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटता है या फिर दो छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में जुड़ते हैं तो इन दोनों केसेस में वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। इसी एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। ये प्रोसेसेस ज्यादातर सन और न्यूक्लियर प्लांट्स में होते हैं। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ये वो एनर्जी होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास होती है ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। आसान शब्दों में, अगर कोई भी किताब किसी बुक शेल्फ पर रखी गई है तो उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी क्योंकि वो किसी भी रीजन की वजह से कभी भी नीचे गिर सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। ये लॉ कहता है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी भी क्लोज सिस्टम में हमेशा कांस्टेंट रहती है। आसान शब्दों में, ना तो एनर्जी कभी क्रिएट की जा सकती है और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है यूनिवर्सल फोर्सेस। देखिए दोस्तों, अब तक की रिसर्च के बाद साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग केवल 4 ही मेन यूनिवर्सल फोर्सेस हैं, जो कि हैं ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटी में आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ग्रेविटेशनल पुल वो पुल होता है जो कि इस यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए लगाते हैं। अब अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, तो ये वो फोर्स होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है चार्ज पार्टिकल्स के इंटरेक्शन के लिए। इसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों होती हैं। आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं जब आप किसी बलून को अपने सर पर रगड़ें और उसको दीवार पर चिपकाएं तो। अब बात करें अगर वीक न्यूक्लियर फोर्स की, तो इस फोर्स में इंक्लूड होती है रेडियो एक्टिविटी। ये सर्टेन टाइप्स ऑफ पार्टिकल इंटरैक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है जो कि एटॉमिक लेवल पर होते हैं। अब अगर वही बात करें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, तो ये एटम के अंदर की यूनिट्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को आपस में बाइंड करती है एक एटॉमिक न्यूक्लियस में। ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स होती है जो कि काफी ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है न्यूक्लियस को होल्ड करने में।
अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस तो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन अगर आपको एडवांस कॉन्सेप्ट लाइक थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में जानना है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें। और अगर आपको जानना है कि क्या हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकते हैं या नहीं तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करें। अब आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।